अभी हम चैनल पर बहुत सारी नई सीरीज अपलोड कर रहे हैं और ये भी एक नई सीरीज है पर उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। मतलब अभी तक हमने देखा कि मेन कैरेक्टर किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है या फिर जिस भी वर्ल्ड से वो किसी वर्ल्ड में एक एडवेंचर बनता है, आगे चलकर डीमन लॉर्ड से लड़ता है और उसे हरा देता है। लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत ही डीमन लॉर्ड को हराने से होती है। हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर माइल ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया अपनी टीम के साथ मिलकर। लेकिन जब डीमन लॉर्ड हारा तब तक माइल अपना सब कुछ खो चुका था। ना उसके पास खुद का घर है, ना परिवार और ना ही वो लोग जिनके साथ वो यहाँ तक आया। मतलब माइल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन माइल की लाइफ फिर से रिस्टार्ट होती है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से। अब ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब माइल अपनी टीम के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड के कासल पर हमला कर रहा था। डीमन लॉर्ड इंसानों को खत्म करना चाहता है क्योंकि जो इंसान है उन्हें गॉड ऑफ लाइट की तरफ से पावर मिलती है और जो डीमंस हैं उन्हें गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ से। इसी वजह से उनकी लड़ाई बहुत समय से चलती आ रही है। माइल की टीम ने कई सारे पावरफुल डीमंस को हरा दिया, तब जाकर वो यहाँ डीमन कासल के करीब पहुंच पाए। अभी माइल और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक हॉट डीमन बैडी उनका रास्ता रोक लेती है। वैसे वो बहुत मस्त दिख रही थी पर मेन चीज अभी उसे मारना है। इसी वजह से माइल का दोस्त जिसका नाम सेरेन है वो यहाँ आगे आता है। वो कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा, तब तक तुम आगे बढ़ो और डीमन लॉर्ड को हराओ। अभी माइल और उसकी दोस्त ओर्जा ये बात जानते थे कि सेरेन यहाँ जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड को हराना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से वो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अभी डीमन लॉर्ड कासल के अंदर जाने के बाद जब वो दोनों थ्रोन रूम में पहुंचते हैं तब अचानक ही ऊपर से कुछ अजीब सी एनर्जी बॉल उनके ऊपर गिरने लगी। यहाँ माइल अपनी तलवार से उन एनर्जी बॉल को अपनी बॉडी से टच होने से रोक रहा था, लेकिन वो इतनी सारी थी कि माइल अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसी वजह से ऊर्जा यहाँ आगे आकर उन्हें खुद से रोकने लगती है, पर इसी बीच एक एनर्जी बॉल उसे टच हो जाती है जिसकी वजह से ऊर्जा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मतलब ऊर्जा वहीं मारी गई। माइल ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतने में ही डीमन लॉर्ड उसके सामने आ गया। डीमन लॉर्ड अब सामने इसलिए आया क्योंकि ये एक 1v1 फाइट है और उसे लगा कि वो माइल को हरा ही देगा। हालांकि माइल के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि इस डीमन लॉर्ड की वजह से उसने बहुत से लोगों को खो दिया। वैसे यहाँ उसे डीमन लॉर्ड ने जो एनर्जी बॉल का इस्तेमाल किया था उन बॉल को डार्क मैटर बॉल्स कहा जाता है और वो किसी भी चीज को टच करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। डीमन लॉर्ड इस अटैक को एलिमिनेशन अटैक कहता है और ये उसका स्पेशल अटैक है। इसी वजह से कोई उसके करीब तक नहीं आ सकता। अभी इसी कारण से माइल को भी यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि माइल जब आगे बढ़कर हमला करने जाता तो डीमन लॉर्ड वही डार्क मैटर बॉल को रिलीज कर देता, जिनकी वजह से माइल को पीछे आना पड़ता क्योंकि अगर वो बॉल टच हो गई तो माइल तुरंत ही मारा जाएगा। अभी माइल पीछे आकर ये सोच रहा था कि वो डायरेक्टली डीमन लॉर्ड पर हमला नहीं कर सकता और अगर इसी तरह से वो लड़ता रहा तो शायद कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए अब उसे रिस्क लेना ही होगा। वैसे भी वो सब कुछ खो चुका है, इसलिए अब अगर इस फाइट के बाद भी वो जिंदा नहीं बचे तो उसे कोई गम नहीं। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है। उसकी तलवार पर एक मैजिक क्रिस्टल लगा हुआ है जिससे उसकी तलवार को पावर मिलती है। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए माइल कभी उसकी पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अगर पूरी एनर्जी का इस्तेमाल किया तो वहाँ एक धमाका भी हो सकता है। पर समय आ चुका है कि अब पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। माइल तुरंत ही ताकत को एक्टिवेट करता है और सीधा आगे बढ़कर डीमन लॉर्ड पर हमला कर देता है। माइल की पावर इतनी ज्यादा थी कि डीमन लॉर्ड को डार्क मैटर बॉल रिलीज करने का मौका नहीं मिला और माइल अपनी तलवार लेकर सीधा डीमन लॉर्ड से टकरा गया। वो तलवार डीमन लॉर्ड के आर पार हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड वही मारा जाता है। वैसे दबाव की वजह से माइल की तलवार भी टूट चुकी थी और साथ ही माइल को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आई है, पर उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहीं गिर पड़ता है और सोचने लगता है कि भले ही उसने डीमन लॉर्ड को हराकर इंसानियत को बचा लिया हो, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उसने सब कुछ खो दिया। ना ही उसका घर बचा और ना ही वो लोग जो भी उस घर को घर बनाते हैं। माइल ने उन सभी को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसी वजह से वो ये चीज सोच रहा है कि जो कुछ भी उसने किया वो सच में वर्थ इट था या नहीं। वैसे माइल धीरे धीरे कर अब मरने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दुख नहीं क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए वो जिंदा रह सके। खैर अभी आखिरी सांस गिनते वक्त अचानक ही वो एक चमकती हुई लाइट नोटिस करता है और जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ उसे डीमन लॉर्ड का एक मैजिक क्रिस्टल दिखाई देता है जो कि बहुत ही तेजी से ग्लो कर रहा था। डीमन लॉर्ड मर गया, लेकिन उसकी सारी पावर इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ये क्रिस्टल इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर यहाँ ब्लास्ट कर जाता है तो शायद इससे पूरी धरती तबाह हो जाए। माइल ने अभी अभी धरती को बचाया है, इसलिए वो लोगों को मरने नहीं देना चाहता। इसी वजह से माइल ने उस क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस क्रिस्टल को हाथ लगाया तो वो एनर्जी अचानक से माइल की बॉडी के आसपास घूमने लगी और अगले पल जब माइल की आंखें खुली तो वो एक कमरे में आ गया था जहाँ उसे बेड पर वो सो रहा था और जिस कमरे में वो था ये उसका बचपन का कमरा है। मतलब उस घर का कमरा जिसमें वो बचपन में रहता था। माइल सोच रहा था
लगा कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से लगा कि शायद ये सपना है। वो तुरंत ही वहाँ खिड़की की तरफ आकर बाहर देखा। बाहर उसका होम टाउन था। माइल सोचता है कि आखिर एक ऐसा सपना है जहाँ सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। उसका होम टाउन कई साल पहले एक डीमन ने अटैक की वजह से पूरी तरह से तबाह कर दिया था और सारे घर जला दिए थे। इसका मतलब ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। वो सोचता है कि शायद वो मरने वाला है। इसी वजह से उसे ये सब चीजें याद आ रही हैं। इतने में ही अचानक कमरे का वो दरवाजा खुला और वहां से माइल की बचपन की दोस्त लाइस अंदर आई। माइल लाइस को अपनी आंखों के सामने देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लाइस को जिंदा देख रहा है। अभी लाइस भी हैरान थी माइल के अजीब से बिहेवियर को देखकर, इसलिए वो करीब आई, पर शायद उसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो जैसे ही आई माइल ने उसे गले लगा लिया और वो भी जितना टाइट हो सकता था उतना ज्यादा टाइट। अब इस चीज से लाइस का चेहरा लाल हो चुका था और वो पूछ ही रहा था कि तुम ये कर क्या रहे हो, पर वहाँ माइल की आंखों में आंसू थे और वो उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। हालांकि लाइस खुद को छोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही वहाँ पलंग पर गिर पड़ते हैं, वो भी थोड़ी सी गलत पोजीशन में। अब इस बार माइल का चेहरा लाल हो चुका था। वैसे यह एनिमे की शुरुआत में ही हमें मजे आ जाते हैं, पर इस वक्त पर इनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसी कारण से लाइस को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत माइल को हटाती है और एक जोरदार मुक्का मारती है। उसने इतना खतरनाक पंच मारा कि माइल दूर फेंकने से पहले हवा में 3 बार गुलाटी खाता है। कि मुक्के के बाद माइल की हालत खराब हो चुकी थी। वैसे लाइस को गुस्सा आना नॉर्मल सी बात थी। वैसे वो तो माइल को लाइक करती है, लेकिन माइल ने अचानक से इस तरह का अटैक उस पर किया कि गुस्सा आना नॉर्मल बात है। अब यही चीज समझकर वो कमरे से चली गई थी और अब इस तरह की छिचोरी हरकत करने के बाद शर्म महसूस करने की बजाय माइल सोच रहा था कि लाइस ने जब उसे पंच किया तो उसे दर्द हुआ। इसका मतलब वो सपने में तो है नहीं। अभी बेड से उठते वक्त जब वो अपनी बेडशीट को हटाता है तो वहीं उसे वो डीमन लॉर्ड का क्रिस्टल देखने को मिलता है। इससे ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि ये रियल वर्ल्ड है और पहले जो कुछ भी हुआ वो सब सच हुआ था। अभी ये चीज सोचते ही माइल तुरंत आईने के सामने आ गया, जहाँ वो देखता है कि उसकी शक्ल अभी भी बहुत खराब है। बस फर्क इतना है और पॉजिटिव साइड ये है कि अभी उसकी शक्ल कम खराब है, मतलब वो अभी यंग है, यानी कि वो फिर से छोटा हो चुका है। साथ ही डीमन लॉर्ड से लड़ते वक्त उसे बॉडी पर भी बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। साथ ही बाहर का नजारा देखकर ही पता चल रहा था कि उसका होम टाउन भी पहले की तरह बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और लाइस भी जिंदा है। इसका मतलब वो सच में पास्ट में आ चुका है। अभी वो फ्यूचर से वापस लौट कर आया। इस चीज का सबूत सिर्फ यह है कि उसके पास वो डीमन लॉर्ड का क्रिस्टल है। वैसे इससे यही बात साबित होती है कि उसके पास्ट में जाने में जरूर इस क्रिस्टल का हाथ है। वो ये बात तो जानता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसकी मैजिक की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्पेल जो कि किसी को पास्ट में पहुंचा दे क्रिएट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए उसे भी अभी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा। ये सब बातों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। अभी उसके पेट से आवाज आई कि उसे खाना खा लेना चाहिए। इसी वजह से वो नीचे किचन में आता है, जहाँ देखता है कि टेबल पर तो बहुत सारा खाना रखा हुआ है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम और वो हमेशा किसी न किसी चीज में बिजी रहते हैं। इसी वजह से लाइस अक्सर उसके घर आकर खाना बना दिया करती थी। अभी जब वो खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि वो खाना सच में बहुत ही टेस्टी था। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में, मतलब जब वो बड़ा था और बैटलफील्ड वगैरह में रहता था, तो वहाँ हमेशा खाने की कमी रहती थी। इसी वजह से उसने बहुत समय से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अब इस भूख को मिटाने के लिए वो वहाँ टेबल पर जितना भी खाना रखा था वो सारा खाना खा जाता है। वैसे वो खाना जैसे ही खत्म हुआ उसी समय पर सेरेन, ये मील का वही दोस्त जिसे हमने अभी माइल के फ्यूचर में देखा था, ये उस हॉट डीमन बैडी से अकेला लड़ने चला गया था, जिसमें शायद ये जिंदा बच नहीं पाया होगा। पर ये पास्ट है जहाँ सब जिंदा है। वो जो जिंदा है उसे भूख लगी, इसे भी भूख लगी थी। इसी वजह से ये यहाँ किचन में आया। अभी जब ये खाने के बर्तन में देखता है तो सारे बर्तन खाली मिलते हैं। इसका मतलब माइल सब कुछ खा गया। वहाँ माइल ने जो नहीं खाया था वो सिर्फ बर्तन थे। वैसे अभी सेरेन को वहाँ सामने देखकर माइल बहुत हैरान था, क्योंकि कुछ ही मिनट्स पहले उसे याद है कि वो साथ मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट कर रहे थे। वैसे अभी माइल को ये पता है कि वो टाइम में कितना ज्यादा पीछे आ चुका है। इसी वजह से वो सेरेन से आज की डेट और ईयर पूछता है। सेरेन उसे डेट और ईयर बताता है, जो सुनकर माइल हैरान था, क्योंकि माइल कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में याद है कि आज यही डेट है। जिस पर सेरेन कहता है कि हाँ मुझे याद है, और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। चिंता मत करो, तुमने सारा खाना खा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वैसे इतना कहकर सेरेन वहाँ से जाने लगा था। माइल उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सेरेन कहता है कि वो भूखा थोड़ी मरेगा, उसे किसी न किसी तरह खाने का जुगाड़ करना ही होगा। वो बताता है कि वो लिसा के पैर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर उसके वो पैरों में गिर जाएगा तो लिसा थोड़ा खाना बनाकर उसे दे देगी। वैसे सेरेन बहुत प्राइड वाला आदमी है, लेकिन भूख के सामने वो कुछ नहीं देखता। ज्ञान की बात कर सेरेन
वहाँ से चला गया था। जिसके बाद माइल्स सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है। उसे याद आता है कि अभी अभी तक वो अपनी मदर से नहीं मिला, इसलिए उसे अपनी मदर से मिलना चाहिए, जिनसे उसे पास्ट में टेलीपोर्ट होने वाली स्पेल की थोड़ी नॉलेज मिल सकती है, क्योंकि उसकी मदर नॉलेज लेना बहुत पसंद है। इसी वजह से वो हमेशा 24 घंटे लाइब्रेरी में रहती है और यही एक कारण है जिस वजह से लाइस को इनके यहाँ पर आकर खाना बनाना पड़ता है। खैर माइल लाइब्रेरी पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात अपनी मदर से होती है। उसकी मदर उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कभी इतनी रात में लाइब्रेरी नहीं आते। जिस पर माइल कहता है कि रात नहीं, अभी दिन हो चुका है और लगता है आपको किताब पढ़ते पढ़ते फिर से समय का पता नहीं चला। जो सुनकर उसकी मदर भी थोड़ी शॉक थी। वैसे वो यहाँ माइल के आने का कारण पूछती है, जिस पर माइल कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना था, मैंने सोचा कि ये मैजिक से रिलेटेड है, इसलिए इसका जवाब मुझे आपसे मिल सकता है। माइल पूछता है कि क्या इस वर्ल्ड में टाइम स्पेल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे स्पेल जो कि किसी को पास्ट या फ्यूचर में भेज सके। जिस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ, ऐसे स्पेल एग्जिस्ट करते हैं। जो सुनकर माइल बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके हैरान होने का कारण ये भी है कि उसकी फ्यूचर वाली लाइफ में जहाँ उसने डीमन लॉर्ड जैसे पावरफुल पर्सन से फाइट कर ली, तब तक उसे ये चीज नहीं पता थी कि ऐसे स्पेल भी एग्जिस्ट करते हैं। माइल कहता है कि मैंने उनके बारे में आज तक कभी नहीं सुना। जिस पर उसकी मदर कहती है उन स्पेल को परफॉर्म करना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है, मतलब उन्हें यूज किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अभी तक कोई नहीं जुटा पाया। इसका मतलब आज से पहले कभी किसी को भी ना ही फ्यूचर में भेजा गया है। जैसे कि हमें पता है कि टाइम मशीन बनाई जा सकती है, अब अगर हम लाइट की स्पीड को अचीव कर लें तो, लेकिन ये चीज कैसे करनी है ये चीज हमें नहीं पता। सेम वैसे ही जैसे हमें पता है कि कमबैक तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये चीज हम नहीं जानते, हम बस भगवान भरोसे बैठे हैं। सेम वैसे ही उस वर्ल्ड के लोग भी इस तरह के स्पेल को परफॉर्म नहीं कर पाए, वो भी भगवान भरोसे हैं। खैर अभी माइल की मदर बताती है इस चीज को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि अगर इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिशियन, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा मैजिक पावर है, वो अगर इस तरह के किसी स्पेल को यूज करे तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर भी सिर्फ एक ही सेकंड पीछे जा सकता है। ये सुनकर माइल कहने लगता है कि अगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता तो क्या कोई मैजिकल आइटम ऐसा कर सकता है। ये चीज उसकी मदर को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो कहती है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर एक मैजिकल आइटम में कई हजारों साल तक एनर्जी को स्टोर किया जाए। अभी ये चीज सुनने के बाद माइल उनसे पूछने लगता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करे तो क्या वो ऐसा कर सकता है। जो सुनकर उसकी मदर थोड़ी हैरान हो चुकी थी। माइल कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था और मैं तो अभी इसको ट्राई नहीं करूंगा। जो सुनकर उसकी मदर थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और कहती है कि तुम इस बारे में सोचना भी मत। असल में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक बैंड टेक्निक है, मतलब किसी को इस चीज का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो भी मैजिकल पावर इंक्रीज करने के लिए। माइल की मदर कहती है कि ये चीज पॉसिबल है कि फंडामेंटल राइट के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन किसी को पास्ट में भेजने जितनी पावर एक ऑब्जेक्ट के पास तभी आएगी जब करीबन हाफ पॉपुलेशन, मतलब उस पूरे कॉन्टिनेंट की आधी पॉपुलेशन की मैजिकल पावर को सेक्रीफाइस करके उस ऑब्जेक्ट में ऑब्जॉर्ब किया जाए, और उनके हिसाब से ऐसा कोई नहीं कर सकता। पर वैसे भी इस तरह की चीज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती, वो अपने आप ही ब्लास्ट कर जाएगा। अभी उस तरह का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट जरूर कर सकता है। ये चीज माइल के मदर के माइंड में भी आई। इसी कारण से उन्होंने तुरंत एक किताब निकाली जिसमें इस तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। उस किताब में कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली वो चीज मिल गई। वो माइल को उस चीज के बारे में बताती है। वो एक क्रिस्टल है जिसे लेजेंडरी ड्रैगन का हार्ट कहा जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व की जा सकती है। वो बताती है कि एक एग्जिस्ट किंगडम था जहाँ के लोग इस लेजेंडरी ड्रैगन के हार्ट की मदद से बहुत लंबे समय से सर्वाइव करते आ रहे थे। उस क्रिस्टल में बहुत ही ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व थी जिस वजह से उसका किंगडम चल रहा था, लेकिन अचानक ही उस क्रिस्टल की एनर्जी खत्म हो गई और पूरा किंगडम तबाह हो गया। माइल की मदर का कहने का मतलब यही है कि वही क्रिस्टल एक चीज है जो कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सके, लेकिन एक किंगडम वाली बात हजारों साल पुरानी है। इस वजह से माइल की मदर को लगता है कि अब तक वो क्रिस्टल डीमन ढूंढ चुके होंगे और अब किसी को वो मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। माइल समझ जाता है कि यही वो चीज है जो कि उसके पास है, मतलब किंग के पास भी ड्रैगन हार्ट था जिसमें उसने वो पावर एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से माइल टेलीपोर्ट कर पाया, पर वो भी समय के पीछे की तरफ। वैसे माइल को अभी अपने सारे जवाब मिल चुके थे। उसकी मदर भी अब उठती है और कहती है कि मैंने बहुत ही किताब पढ़ी है, अब खाना खा लेना चाहिए। वैसे वो माइल से कह रही थी कि हमें इस तरह से साथ में समय बिताना चाहिए, जिस पर माइल माफी मांगने लगता है, ये कहकर कि मुझे माफ करना कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और उसकी मदर का वैसा भी कोई इशारा नहीं था, वो बस यही कह रही थी कि वो दिन भर किताबें पढ़ती रहती हैं जिस वजह से वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। और उन्हें याद आता है कि लाइस ने कहा था कि आज वो उनके साथ घर आकर खाना बनाएगी, इसलिए वो माइल से कहती है कि शायद अब तक लाइस ने खाना तैयार भी कर दिया होगा, हमें
चलकर खाना खा लेना चाहिए, क्या तुम्हें भूख लगी है? जो सुनकर माइल तुरंत ही माफी मांगता है और बताता है कि वो सारा खाना खा गया। अभी माइल की मदर के चेहरे पर जितने भी अच्छे एक्सप्रेशन थे वो एक ही सेंटेंस सुनने के बाद सारे गायब हो गए। वैसे उसकी मदर कुछ ही देर में खुद को संभालती है और माइल से कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन बर्थडे प्रेजेंट जो तुम्हें मिलने वाला था वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके बदले तुम 3-4 लोगों को खाना अकेले खा चुके हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अभी उसके जाने के बाद माइल सोच रहा था कि सारी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यही वो ड्रैगन हार्ट है जो कि डीमन लॉर्ड के पास था, जिसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर थी और डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी टाइम में पीछे तो जाने वाला स्पेल इस स्टोन को कास्ट कर दिया, लेकिन डीमन लॉर्ड मारा गया और इस स्पेल के चलते माइल पास्ट में आ गया। हालांकि माइल को अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर डीमन लॉर्ड पास्ट में क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डीमन लॉर्ड बन चुका था। वैसे इसके बाद सी शाम पर आता है जहां हम देखते हैं माइल अभी आराम से बैठकर अपने होम टाउन और ढलते हुए सूरज को देख रहा था। इसी दौरान वहां लाइस आ जाती है। माइल उसे देखते ही घुटनों पर आकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि जो उसने सुबह किया वो ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने बस एक बुरा सपना देखा। और जैसे ही उसने वापस लाइस को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अभी लाइस ये सुनकर थोड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसा गंदा सपना देखा जो माइल खुद को रोक नहीं पाया। पर अब जब वो उससे उस सपने के बारे में पूछती है तो माइल बताता है कि उसने अपने सपने में लाइस को मरते हुए देखा। लाइस ये सुनकर समझ जाती है और उसे भी लगता है कि शायद इसमें माइल की कोई गलती नहीं है, इसी वजह से वो उसे माफ कर देती है। वैसे अभी लाइस के चेहरे पर जो स्माइल थी माइल उसे ही देख रहा था, लेकिन उस स्माइल को देखकर माइल को वो सारे दिन याद आ रहे थे जिसमें उसने सबको मरते हुए देखा, लाइस को भी और साथ ही साथ उस होम टाउन को भी, जिसे अभी वो ढलती शाम में देख रहा है। असल में माइल का जो होम टाउन है वो डीमन टेरिटरी के बहुत ही नजदीक आता है, जिस वजह से जब डीमंस का अटैक होना शुरू हुआ तब सबसे पहला टारगेट माइल का ये होम टाउन ही बना था। और उसी तबाही के समय पर माइल ने लाइस को खो दिया था। माइल ने उस समय पर लाइस से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी इस मौत का बदला जरूर लेगा और बाद में माइल ने वो बदला लिया। अभी लेकिन माइल सब कुछ फिर से पहले जैसा नहीं होने देना चाहता था। मतलब अब समय फिर से शुरू हो चुका है और माइल वक्त बदलना चाहता है। माइल उन सभी को बचाना चाहता है जिन्हें उसने पहले खो दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो डीमन इन्वेजन है, मतलब डीमन का वो जो हमला होने वाला है, वो आज से 3 साल बाद होगा इसी होम टाउन पर। लेकिन माइल चाहता है कि वो पहले से उस चीज के लिए तैयार रहे जिससे वो सब ना हो जो पिछली बार हुआ था। अचानक ही माइल खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वो अपनी इस वर्ल्ड की डेस्टिनी को चेंज करेगा, वो किसी को कुछ होने नहीं देगा। अब ये सुनकर लाइस बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि माइल अभी एक डायरी बना रहा है जिसमें वो सारी बातें लिख रहा है जो कि उसके साथ फ्यूचर में हुई थी। इससे वो प्लान तैयार कर पाएगा कि कब उसे किस चीज पर ध्यान देना है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि 3 साल बाद होने वाला है उसके होम टाउन पर वो हमला, जिसकी वजह से उसका होम टाउन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अभी माइल के पास इतनी पावर नहीं है कि उस समय जिस डीमन ने हमला किया था उस डीमन को अब वो हरा पाए। इसके लिए माइल को ट्रेनिंग करनी होगी। हालांकि माइल ये जानता है कि ये सब कुछ डीमंस लॉर्ड कर रहे हैं। अब सभी लोग सतर्क हो जाएं तो होम टाउन के सभी लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन माइल एक मामूली बच्चा है जिसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। माइल सोचता है कि उसे फिर से खुद ही अकेले डीमन लॉर्ड को हराना होगा, लेकिन डीमन लॉर्ड को अकेले हराना भी नामुमकिन है। पिछली बार भी माइल के सभी दोस्त ने उसका साथ दिया था और कई दोस्त ने तो खुद को सैक्रिफाइस तक कर दिया था, तब जाकर वो डीमन लॉर्ड को हरा पाए थे। वैसे अभी खुद को ताकतवर करने का फैसला कर माइल सो जाता है और अगले दिन अपनी तलवार लेकर एक खाली जगह आ जाता है जहां अभी वो एक डीमन को याद करते हुए फाइटिंग मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा था। ये वो डीमन है जिसने माइल को हराया था उस समय पर जब माइल के पास ज्यादा पावर नहीं थी। इस डीमन के पास कुछ अजीब सी मैजिकल ऑप्स की पावर है जिनकी वजह से माइल इनके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इसी वजह से माइल उस समय पर हारा था। हालांकि माइल को पता है कि इसका दुश्मन कौन से हमले करने वाला है, इसलिए ट्रेनिंग करने में उसे आसानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए माइल की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसकी बॉडी में इतनी फिजिकल एनर्जी भी नहीं है कि वो पावरफुल अटैक सीख पाए। मैजिकल एनर्जी मैजिक यूज करने से धीरे धीरे बढ़ती है और उसके लिए माइल को खुद ही बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी होगी। अभी माइल अपनी करंट कैपेसिटी के हिसाब से जब मैजिक पावर इस्तेमाल करता है तो कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी में उतनी पावर नहीं है कि वो ज्यादा देर तक मैजिक इस्तेमाल करके खुद को खड़ा कर सके। अभी जमीन पर पड़े हुए माइल यही सोच रहा था कि उसे अपनी मैजिक पावर और स्ट्रेंथ दोनों को 3 साल में इंक्रीज करना होगा, वरना वो फिर से कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में ही हमारी नजर वहाँ सैरन और लाइस पर पड़ती है। वो दोनों माइल को छुपकर देख रहे थे। लाइस तो अभी बहुत ही ज्यादा हैरान है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि माइल आखिर कर क्या रहा है।
और साथ ही पिछले दिन जब माइल ने वो चिल्लाया कि वो सबकी डेस्टिनी को चेंज करेगा और सबको प्रोटेक्ट करेगा, तब भी लाइस बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अभी सैरन कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इसने मुझे 15 बार चैलेंज किया और 15 बार हार गया, इसी वजह से शायद इसी चीज का दुख है। पर इतने में ही वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम लैला है और ये सैरन की मदर है। वो उनसे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि माइल को कोई लड़की पसंद आ गई है जिसे इम्प्रेस करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि लैला ने ये चीज 100% कन्फर्म होकर नहीं गई थी, पर लाइस को ये बात सही लगी, इसी वजह से वो या माइल के पास आकर उसे उठाती है और पूछती है कि आखिर कौन है वो लड़की। माइल को कुछ समझ में नहीं आता, वो पूछता है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो, लेकिन लाइस नहीं सुनती और उसका गला पकड़कर उसे हिलाने लगती है, जिसकी वजह से माइल को उल्टी आ गई थी। हालांकि बाद में जब लाइस को पता चलता है कि माइल की लाइफ में और कोई लड़की नहीं है, वो तो उससे माफी मांगती है, पर उसके लिए स्पेशली बहुत सारा खाना तैयार करती है। वैसे इतना सारा खाना माइल अकेले नहीं खाने वाला, इसलिए वहां पर भीड़ लगी हुई थी। मतलब माइल की मदर, सैरन, लाइस सब कोई वहां थे। अभी खाना शुरू करने से पहले माइल सभी से एक सवाल पूछता है। माइल कहता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी बात हर कोई सुनता है। मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके जाने वाले उसकी बात मान सकते हैं या रिश्तेदार उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन माइल के कहने का मतलब ऐसी पोजीशन जिसकी बात हर कोई माने, बिल्कुल ऑर्डर की तरह। इस पर माइल की मदर कहती है कि ऐसी पावर प्रीस्ट के पास होती है, प्रीस्ट की बात कोई नहीं टालता। साथ ही सैरन की मदर कहने लगती है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर यही सेम पावर किंग के पास भी होती है और साथ ही साथ यही पावर रेडॉल्फ के पास भी है। अगर वो किसी से कुछ कह दे तो कोई उसकी बात को इनकार नहीं कर सकता। रेडॉल्फ असल में एक वॉरियर था जिसने 300 साल पहले डीमन लॉर्ड को हराया था। माइल ने सुनते ही समझ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना है। माइल को 2 साल के अंदर एक वॉरियर बनना है और वो भी ऐसा वॉरियर जो बहुत ताकतवर हो, जिसकी बात हर कोई सुने, क्योंकि राजा और एक पुजारी वो नहीं बन सकता। और कैसे तैसे अगर वो बन भी गया तो बाद में डीमन लॉर्ड से फाइट करते वक्त उसे ये पोजीशन बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। अभी उसे अपनी ताकत को बढ़ाकर खुद को एक वॉरियर बनाना होगा। अभी इतना सोचते ही माइल अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वैसे वो वहां से गया, पर यहाँ सभी लोग ये चीज देखकर हैरान है कि आखिर माइल में इतना बदलाव कैसे आ गया। अभी वो 2 दिन पहले ही उसका बिहेवियर बहुत ही अलग था और वो एक आलसी लड़का हुआ करता था। सैरन की मदर यहाँ सैरन से कहती है कि उसे माइल पर नजर रखनी चाहिए, जरूर माइल के दिमाग में कुछ चेंजेस आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माइल अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। माइल को फ्यूचर की अच्छी खासी नॉलेज है, इसी वजह से उसके लिए एक एडवांटेज हो सकता है एक वॉरियर बनने में। यही सोचते हुए जब वो किताब पढ़ रहा था तभी सैरन उसके कमरे में आता है। वो कहता है कि तुम्हें भी किताब पढ़ने की बीमारी लग गई, जिस पर माइल कहता है कि नहीं, उसे भी ये चीज नहीं पसंद कि उसकी मदर दिन भर किताब पढ़ती रहती है, बस वो किसी दूसरे कारण से किताब पढ़ रहा है। अभी सैरन माइल से पूछने आया था कि क्या माइल सच में सीरियस है वॉरियर बनने के लिए, जिस पर माइल कहता है कि हाँ, मुझे एक वॉरियर बनना है जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। माइल कहता है कि तुम क्या कहते हो, जिस पर सैरन कहता है कि अगर हम डीमन लॉर्ड को हरा भी दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। ये सुनकर माइल कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अगर हम डीमन लॉर्ड को हरा पाते तो फिर बात ही क्या थी, मुझे फालतू में किताब नहीं पढ़नी पड़ती। हालांकि माइल पूछता है कि एक वॉरियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिस पर सैरन जवाब देता है कि स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारे पास ताकत है तभी एक अच्छे और इन्फ्लुएंस वॉरियर बन सकते हो। इस पर माइल जवाब देता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, स्ट्रेंथ अकेले ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ साथ पैसा भी बहुत जरूरी है। माइल के कहने का मतलब ये है कि जो वॉरियर होते हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए ये जॉब चुनते हैं, वरना पैसे तो बिजनेस में भी बहुत है। हालांकि मॉन्स्टर को खत्म कर और टास्क पूरे कर जो पैसे मिलते हैं वो पैसे वॉरियर इसलिए लेते हैं जिससे कि वो ट्रैवल का खर्चा उठा पाए। अगर खुद से ही पैसा लगाना पड़े तो ये काम कोई नहीं करेगा। साथ ही माइल सैरन से कहता है कि हमारे पास जब पैसे होंगे और वॉरियर का टाइटल होगा तब हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस लोगों के बीच अच्छा है, और ऐसे लोगों से मिलकर ही हम खुद का इन्फ्लुएंस तैयार कर सकते हैं और उसी के बाद लोग हमारी बात पर ध्यान देंगे। इतना कहकर माइल फिर से वही बात दोहराता है कि मेरे हिसाब से ये चीज भी काफी नहीं है। सैरन ये सुनकर पूछने लगता है कि तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, जिस पर माइल कहता है कि लक कोई अच्छी वॉरियर नहीं बन पाते जो कि सही समय पर सही जगह मौजूद हो। अगर हम घर पर ही ट्रेनिंग करते रह गए तो इससे हमारी ताकत इतनी नहीं बढ़ सकती, जितना हम डंजन क्लियर करेंगे और मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तब बढ़ेगी। और वैसे भी लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें लोगों के पास जाना होगा। अभी माइल की सारी बातें सुनकर सैरन नहीं समझ पा रहा था कि माइल का गोल सिर्फ एक वॉरियर बनने का नहीं है, माइल कुछ और अचीव करना चाहता है। वो जब ये बात माइल से कहता है तो माइल जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, लेकिन वो चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हालांकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इस पर सैरन कहता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हें ऑल द बेस्ट, मुझे तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। इतना कहकर सैरन वहां से चला गया।
हालांकि माइल को सेरन की चिंता नहीं है, क्योंकि सेरन एक ऐसा लड़का है जिस पर माइल आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। मतलब आगे चलकर सेरन माइल का साथ देगा ही, इसलिए सेरन को ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। वैसे माइल इतनी बातें सुनकर ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि वो अपने होम टाउन को छोड़कर जाने वाला है, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और कुछ नए लोगों से मुलाकात करने के लिए। अभी अगले सीन में हम देखते हैं माइल सेरन और उसकी मदर के साथ बैठा हुआ था। सेरन की मदर को पता चला कि माइल होम टाउन छोड़कर जा रहा है, एक वॉरियर बनने के रास्ते पर। वो माइल को ऑल द बेस्ट कहती है, साथ ही सेरन को भी अपने साथ ले जाने की कहती है। माइल कहता है कि मैं जरूर लेकर जाऊंगा। हालांकि सेरन से कोई उसकी मर्जी नहीं पूछ रहा। अभी माइल बोल रहा था कि मैं तो खुद आपसे परमिशन लेने वाला था, जिस पर सेरन की मदर कहने लगती है कि तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं। सेरन अगर तुम्हारे साथ बाहर जाएगा तो वो भी ताकतवर बनेगा और ये चीज उसी के लिए अच्छी है। वैसे सेरन की मदर ये भी कहती कि जब लिसी को ये बात पता चलेगी तो वो इससे ज्यादा खुश नहीं होगी, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसी को ये बात पता चल चुकी थी। अभी वो माइल से थोड़ा गुस्सा लग रही थी, पर माइल उसे समझाता है कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे यहाँ से जाना होगा। लिसी पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो, जिस पर माइल कहता है कि रॉयल कैपिटल की तरह। हालांकि लिसी कहने लगती है कि पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। माइल समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए माइल उसे तुरंत ही मनाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आखिर मैं तुम्हारी मदर को क्या जवाब दूंगा, जिस पर लिसी कहने लगती है कि मैं अपनी मदर से माफी मांग लूंगी। असल में उसकी मदर यहाँ इस दुनिया में नहीं है, वो उनके ग्रेव पर जाकर माफी मांगने की बात कर रही थी। माइल कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले तुमसे ही मिलने के लिए आऊंगा। माइल के हिसाब से ये सब खतरनाक जर्नी है, जिस पर वो लिसी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वैसे वो लिसी को अपने साथ ले जा सकता है तो सिर्फ मार्केट तक, जहाँ उसे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों मार्केट की तरफ पहुंच चुके थे। अभी बातें करते हुए जब ये आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान लिसी की नजर एक एल्फ गर्ल पर पड़ती है, जो कि उसे बहुत ही सुंदर लगी। वो तुरंत ही माइल से कहती है कि जरा उस एल्फ गर्ल को देखो, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। माइल उस गर्ल को देखता है। माइल उस गर्ल को देखते ही बहुत ही हैरान हो जाता है। नॉर्मल सी बात है कि माइल इस एल्फ से अपने फ्यूचर में मिल चुका है। अभी माइल को ये चीज कंफर्म नहीं है। माइल जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी शक्ल देखकर वो पहचान जाता है कि हाँ, ये तो वही है। हमें दिखाया जाता है कि माइल सच में फ्यूचर में इस लड़की से मिल चुका था। हालांकि उस सीन में उस लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, इसका कोई कारण हमें नहीं बताया गया, पर इतना समझा जा सकता है कि उस समय पर फ्यूचर में माइल का होम टाउन तबाह हो चुका था। मतलब लाइस मर चुकी थी और शायद ये लड़की माइल की सेकंड लाइफ पार्टनर बनेगी। अभी उस लड़की के पास आकर माइल एक्सिस बोलता है, जो कि असल में उस लड़की का एक सीक्रेट नाम है, जो कि ज्यादा लोग नहीं जानते। अभी माइल ने जैसे ही एक्सिस कहा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो तो माइल पर हमला करने वाली थी, क्योंकि उसका सीक्रेट नाम पता होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो तुरंत माइल से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये चीज कैसे पता। माइल ने उसके हमले करने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था, उसे रोकते हुए। अभी माइल को याद आता है कि फ्यूचर में एक्सिस ने उसे बताया था कि वो कई बार माइल के होम टाउन वाले मार्केट में जा चुकी है, लेकिन माइल ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि अभी वो जो मार्केट जाएगा तो उसकी मुलाकात एक्सिस से हो जाएगी। वैसे एक्सिस को नहीं पता कि माइल कौन है, उसे बस वो चोर लड़का लग रहा है, जो कि उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो माइल से लड़ने के लिए तैयार थे। माइल देखता है कि वो मार्केट के बीच है, यहाँ पर अगर वो एक्सिस को कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा तो बाजी पलट जाएगी। उन लोगों को लगेगा कि वो उसे छेड़ रहा है, जिसके बाद माइल की पिटाई हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर माइल किसी खास स्पेल का इस्तेमाल कर एक्सिस को वहीं सुला देता है। अभी माइल ने एक्सिस को नीचे गिरने से बचा लिया था। हालांकि इतने में ही लिसी वहां आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो माइल से कहती है कि मैंने जरूर कहा था कि ये एल्फ कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उससे जाकर चिपक जाओ। जिस पर माइल जवाब देता है कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही अकेला हो गया था। हालांकि लिसी कहती है कि मैं तो यही हूँ, तुम आखिर अकेले कैसे हो गए। अभी लिसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, ना जाने दूर रहकर तुम अकेले हो गए, और अगर 1-2 महीने में तुम दूर हो गए तो तुम ना जाने क्या करोगे। वैसे वो अकेलेपन वाली बात माइल ने इसलिए कही थी क्योंकि फ्यूचर में लाइस मर चुकी थी। वैसे अभी माइल मार्केट के बीच से एक अनजान लड़की को बेहोश करके सीधा अपने घर पर ले आता है। आसपास के लोग ना शक करते हैं ना कुछ कहते हैं, पर घर पर आकर लाइस और एक्सिस अभी साथ बैठे हुए थे। एक्सिस को होश आ चुका था और अभी वो इस चीज से बहुत हैरान है कि आखिर माइल को उसका नाम कैसे पता चला। माइल उसे ये नहीं बता सकता कि वो माइल को पसंद करने लगी है, जिस वजह से उसने खुद ने ही माइल को ये नाम बता दिया। वैसे ये सारी चीजें आज से 4 साल बाद होने वाली हैं, पर अगर वो अभी ये बात बताएगा तो एक्सिस को कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सिस असल में वही लड़की उर्जा है जिसने माइल को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। उर्जा एक्सिस का रियल नेम है, जो कि कॉमनली इस्तेमाल करती है।
और एक्सिस उसका सीक्रेट नेम है। हर एल्फ का एक सीक्रेट नेम होता है जो कि वो किसी को बताती नहीं, पर ये सीक्रेट नेम उनके दुश्मन को अगर पता चल जाए तो इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी माइल को ये नहीं पता और माइल ये नाम किसी को भी बता सकता है, इसका मतलब एक्सिस की जान को खतरा है। हालांकि एक्सिस नहीं जानते कि माइल ये नाम किसी को नहीं बताएगा। वैसे अब कुछ देर में माइल उस रूम में पहुंचता है। अभी माइल को देखकर वो स्पिरिट जिसका नाम सिल्वी है वो तारीफ करने लगती है। हालांकि माइल तुरंत उसके पास जाकर उसका मुंह बंद कर देता है जिससे वो ज्यादा आवाज ना करे, क्योंकि उसकी बातें सुनकर माइल के दोस्त भी यहाँ आ सकते हैं और वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को वो सब पता चले जो कि यहाँ होने वाला है। वैसे यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला। खैर सिल्वी को अभी ये चीज बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग लगती है, लेकिन माइल कहता है कि ऐसा कहना जरूरी था क्योंकि वो अपने दोस्तों को उसके पास्ट में जाने का रास्ता पता नहीं चलने देगा। रास्ता सिल्वी को ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि वो माइल से कह रही थी कि वो बहुत साल बाद कोई इंसान यहाँ तक पहुँच पाया है। खैर माइल बताता है कि उसे यहाँ आने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक सीक्रेट टनल के थ्रू यहाँ आया। सिल्वी ये देखकर हैरान थी। वो कह रही थी कि आखिर तुमने इजी रास्ता कैसे खोजा। माइल बताता है कि एक बार वो ऑलरेडी इस पूरी मेज को पार कर चुका है, इसलिए उसे पता था कि इस सीक्रेट चैम्बर का रास्ता कहाँ से है। वैसे अभी सिल्वी को एक एक करके अगर वो सारी बातें बताएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फाइनल ट्रायल का समय आ चुका था। फाइनल ट्रायल मतलब वो स्वॉर्ड जिसके लिए माइल यहाँ आया है। अभी माइल जैसे ही वो स्वॉर्ड को टच करता है तो माइल की पास्ट की सारी मेमोरीज सिल्वी के सामने आ जाती हैं। सिल्वी उन सारी मेमोरीज को देख पा रही थी। वैसे मेमोरी भले ही पास की है, लेकिन इसमें माइल का फ्यूचर भी सिल्वी को दिखाई दे रहा था, जिसमें माइल डीमन लॉर्ड को हराया और बाद में टेलीपोर्ट होकर वापस पास्ट में आ गया। सिल्वी समझे कि शायद इसी वजह से माइल को यहाँ इस मेज में आने में प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे सिल्वी इस चीज से बहुत हैरान है कि आखिर माइल ने टाइम मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया, लेकिन उस स्वॉर्ड को टच करने से जो मेमोरीज दिखी वो झूठ नहीं हो सकती। इसका मतलब भले इसके पीछे कुछ भी राज क्यों ना हो, पर ये बात बिल्कुल सच है। वैसे अभी यहाँ से जो आवाजें आ रही थी, साथ ही वो लाइट जो अभी तलवार टच करने के बाद ग्लो हुई, उसे देखकर माइल के सभी दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों को नोटिस कर माइल तुरंत वो तलवार हवा में उठाता है और कहने लगता है कि उसे एक बहुत ही काम का ट्रेजर मिल गया है। अभी माइल की बातों से उसके दोस्तों को सब कुछ नॉर्मल लगा, मतलब माइल इस तरह आया और उसे ये ट्रेजर मिल गया। साथ ही वहाँ सिल्वी भी थी। सिल्वी के बारे में माइल ने सिर्फ इतना बताया कि वो एक स्पिरिट है जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करती है। वैसे भी ना जाने कैसे पर मिलते ही सिल्वी और सभी की दोस्ती हो गई। लाइस ने कुछ कुकीज सिल्वी को ऑफर की और सिल्वी उन्हें एंजॉय करने लगी क्योंकि उसने कई सालों से कुछ भी नहीं खाया है। अभी वो उनकी तारीफ कर रही थी। वैसे इसी दौरान लाइस सिल्वी से पूछती है कि क्या वो मैजिक क्वीन है, जिस पर सिल्वी कहती है कि नहीं, पर वो मैजिक का एक पार्ट है जिसे यहाँ पर सिर्फ एक केव को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा गया था। उसका काम था कि जो ट्रेजर है वो सही हाथों में आए। अगर उसे लगता है कि ट्रेजर गलत हाथों में है तो वो उस पूरी केव को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि माइल से मिलकर उसे लगा कि शायद माइल इस ट्रेजर के लिए सही है, इसलिए वो अब ऐसा नहीं करेगी। वैसे सभी लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सिल्वी भी इस जर्नी में उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वैसे अगली सीन में ये एक टाउन के बड़े से मार्केट में पहुंच चुके थे। अभी सिल्वी तो हर तरफ फूड स्टॉल देखकर अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन सैरन उसे यहाँ वहाँ नहीं भागने देता क्योंकि ऐसा करने से वो प्रॉब्लम में फंस सकती है। वैसे लोग अभी इस मार्केट की तरफ आए हैं क्योंकि उन्हें इक्विपमेंट्स और कुछ गियर्स खरीदने हैं। माइल को तो तलवार मिल गई लड़ने के लिए, लेकिन बाकियों के पास अभी कुछ अच्छा नहीं है जो कि फाइट में उनकी मदद कर सके। सबसे पहले उन्हें एक अच्छी सी शॉप ढूंढनी थी। वैसे कुछ ही देर में इन्हें एक बड़ी सी शॉप मिल गई, लेकिन इस तरह की शॉप से खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब ये वहाँ पहुंचे तो बाहर खड़े हुए आदमी ने उन्हें रोक दिया और वो पूछने लगा कि क्या इनके पास मेंबरशिप कार्ड है या फिर अप्रोचिंग लेटर। अप्रोचिंग लेटर से उसका मतलब रिकमेंडेशन लेटर है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से इस शॉप से सामान खरीद चुका है, उसके थ्रू अगर ये यहाँ आए होंगे तो ही इन्हें अंदर जाने दिया जा सकता है। माइल को अपने पिछले लाइफ की वजह से ये सारी बातें पता है कि इस तरह के शॉप पर मेंबरशिप कार्ड होता है। ये लोग मेंबरशिप कार्ड के पैसे लेते हैं। जिनके पास वो कार्ड होता है उनके पास इस शॉप से चीजें खरीदने का लाइसेंस होता है। हालांकि माइल और उसके दोस्तों के पास इतना पैसा है कि अब उन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद माइल ने तुरंत ही अपने पास से 5 गोल्ड कॉइन निकाल कर उस आदमी के हाथ में डाल दिया, जिन्हें देखकर वो हैरान था। वैसे तो इस तरह के पैसे उस टाउन में नहीं चलते, लेकिन सोना तो सोना ही है, वो उसे कैसे मना कर सकता था। उस आदमी ने वो कॉइंस रख लिए और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी। अभी अंदर जाकर इन लोगों की मुलाकात शॉप के असली ओनर फैजबा से होती है, जो कि इनका वेलकम करता है और इन्हें चीजें दिखाना शुरू करता है। अभी दीवार पर कुछ तलवारें रखी हुई थी, जिन्हें देखते ही सिल्वी कहने लगती कि इसे मिलेनियस की बनाई हुई तलवार है। मिलेनियस असल में बहुत पहले के समय में कुछ क्राफ्टमैन हुआ करते थे, जिन्हें लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन भी कहा जाता था, जो कि अपने काम में बहुत ही अच्छे थे। वैसे सच में बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है और सिल्वी की एज ज्यादा नहीं लगती, इसी वजह से फैजबा
फैसबा भी हैरान थे और कह रहे थे कि तुमने सिर्फ देखकर ये चीज पता लगा ली। हालांकि सिल्वी कहने लगती है कि वो मेलिनस अपने काम में इतने भी अच्छे नहीं थे। हालांकि जब जब मैं उन्हें ये सच बताने की कोशिश की तब वो मुझे पर भड़क गए। वैसे यहाँ पर सिल्वी कई 100 साल पहले की बात कर रही है, जो चीज फैसबा को समझ नहीं आती। हालांकि माइल सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो तुरंत ही सिल्वी को दूर हटा देता है जिससे कि उसका राज किसी को पता न चले। वैसे फैसबा यहाँ सभी को चीज दिखाना कंटिन्यू करता है। सभी अपने लिए अलग अलग गियर खरीद रहे थे। इसी दौरान फैसबा माइल को एक ड्रैगन स्केल आर्मर दिखाता है। फैसबा उस आर्मर की तारीफ कर रहा था कि गिल्ड वाले अक्सर इस तरह के आर्मर खरीदना चाहते हैं, लेकिन सभी के पास इतना पैसा नहीं होता। ये चीज सच में महंगी है। वो इसी तरह से और तारीफ करने वाला था पर अपनी चीज बेचने के लिए, लेकिन इतने में माइल ने उसे खरीदने के लिए हाँ कर दी। फैसबा ये सुनकर हैरान था क्योंकि कोई भी इस तरह की महंगी चीज देखकर पसंद नहीं कर लेता। इसके बारे में वो ज्यादा जानना चाहता है पर माइल को सारी बातें पहले से पता है, इसलिए उसने क्योंकि डिसीजन लिया। वैसे उसी दौरान सैरन वहां आता है और माइल उससे पूछता है कि क्या वो भी माइल की तरह एक ड्रैगन स्केल आर्मर खरीदना चाहेगा। ये आर्मर बहुत ही काम की चीज है पर सैरन मना कर देता है क्योंकि वो माइल के आर्मर जैसा दिखने वाला आर्मर नहीं पहनना चाहता। वो अपने लिए कुछ और खरीद लेगा। अभी वहाँ बाकी सभी शॉपिंग में लगे हुए थे। किसी ने मैजिक ब्रेसलेट खरीदा और किसी ने अलग तरीके के गियर और साथ ही किसी ने अलग तरीके के आर्मर। वैसे अभी माइल इधर फैसबा के साथ था। माइल उससे पूछ रहा था कि क्या उसके पास मैजिक क्रिस्टल भी है। मैजिक क्रिस्टल में एनर्जी स्टोर होती है। फैसबा के पास इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन उसके पास मैजिक स्टोन्स है। मैजिक स्टोन्स और मैजिक क्रिस्टल में अंतर बस इतना है कि जो मैजिक क्रिस्टल है उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जो स्टोन्स है उनमें एनर्जी डाली जाती है और वो एनर्जी कोई भी मैजिशियन अपने हिसाब से डाल सकता है। इसी वजह से ये थोड़े स्पेशल होते हैं। फैसबा अपने पास से कुछ स्टोन निकालता है। उसने जो पहला स्टोन निकाला था उसके अंदर एक्सप्लोजन टाइप का मैजिक सरपास किया गया है जिसका इस्तेमाल खतरनाक एनिमीज पर किया जा सकता है। हालांकि माइल के हिसाब से ये उतना काम नहीं आएगा। माइल पूछता है कि क्या उसके पास कोई और मैजिक स्टोन है, जिसके बाद फैसबा माइल को एक ओल्ड स्टोन दिखाता है। इस तरह के मैजिक स्टोन में अलग तरह की मैजिक पावर सरपास करके भरी जाती है। इस तरह के स्टोन खासकर लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर पर काम आते हैं। फैसबा के समझाने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई एडवेंचर सफर कर रहा है और उसके पास इस तरह के स्टोन हो तो कुछ हद तक वो आने वाली प्रॉब्लम का सामना इजिली कर सकता है इन स्टोन का इस्तेमाल करके। वैसे अभी वो उनका प्राइस बताने वाला था क्योंकि इस तरह के स्टोन बहुत महंगे होते हैं, पर माइल ने उसे चुप करते हुए सारे स्टोन बुक कर लिए। मतलब वो सारे स्टोन जो कि अभी फैसबा के पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। अभी इस चीज से फैसबा हैरान हो चुका था। इतने में ही माइल कहता है कि उसके पास जितने भी हीलिंग पोशन है वो भी माइल खरीदना चाहता है, जो सुनकर फैसबा और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि माइल ने इतनी चीजें खरीदनी है कि अगर टोटल किया जाए तो पैसा चुकाते चुकाते इन सभी की आर्मर फट जाएंगे और फैसबा को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस पैसे चाहिए। यहाँ माइल भी जानता है कि उसने सच में शॉपिंग तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कर ली और इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स उठाकर यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होगा। उनके पास स्टोरेज के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वो पूरे पैसे उठाकर भी नहीं ला पाए। माइल तुरंत ही एक बैग निकालता है जिसमें 10 मिलियन रुपए की अमाउंट के जेम्स भरे हुए हैं, जिन्हें बेचकर लगभग माइल ने जितने भी शॉपिंग की है उतने पैसे इजिली आ जाएंगे और शायद थोड़े ज्यादा ही होंगे। पर माइल के हिसाब से वो फैसबा की टिप है। अभी सारी पेमेंट करने के बाद ये लोग शॉप से बाहर आ जाते हैं। वहाँ फैसबा साथ में बाकी काम करने वाले लोग भी थे और उसके दोस्तों को स्पेशली गुड बाय कहने के लिए शॉप के बाहर तक आए थे, वरना वो कभी अपनी एसी वाली शॉप से बाहर नहीं निकलते। वैसा भी सैरन को थोड़ी चिंता हो रही है ये सोचकर कि उन्होंने इतना सारा सामान खरीदा है। ये चीज नॉर्मल है कि ये बात फैल जाए। अगर ये बात फैली तो सभी को पता चल जाएगा कि वो लोग कितने अमीर हैं और अगर किसी कोई चीज पता लग गई तो वो अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और माइल कहता है कि इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो इस टाउन से जा रहे हैं। माइल बस उन्हें यहाँ से सारा सामान खरीदने के लिए लाया था, जो सुनकर सभी हैरान थे। लाइस और सैरन तो पहली बार इस तरह के टाउन में आए हैं, वरना अभी तक उन्होंने सिर्फ गाँव ही देखा था, इसलिए वो इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहते। सैरन ने सुना था कि बड़े बड़े टाउन्स में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है हर चीज जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, इसलिए कभी कभी दूर से देखकर भी खुश हो लेना चाहिए। यही सोच रखते हुए सैरन तुरंत वहाँ से चला जाता है। लाइस और उर्जा अभी टाउन में घूमने के लिए चले गए थे। अभी सिल्वी का भी मन था कि वो किसी अच्छी सी शॉप पर जाकर कुछ टेस्टी खाना खाएं, लेकिन माइल उसे रोक लेता है। माइल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। माइल इस चीज का वेट ही कर रहा था कि कब बाकी सब चले जाएं। अभी अगले सीन में माइल सिल्वी को एक होटल में ले आया था जो कि उन्होंने रेंट पर लिया है। शायद वो एक रात ही रुकेंगे। अभी सिल्वी पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। माइल सिल्वी से पूछता है कि क्या सच में फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है, जिस पर सिल्वी कहती है कि शायद नहीं, लेकिन तुम वापस पास्ट में नहीं आए हो बल्कि तुम अलग टाइमलाइन में आ चुके हो। सिल्वी की बातें कुछ हद तक माइल को समझ आ रही थी। सिल्वी के हिसाब से जब माइल ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया और वो स्टोन माइल को मिला जो कि असल में ड्रैगन हार्ट है, तब माइल एक सेम टाइमलाइन में शिफ्ट हो गया जिसमें वो सब होने वाला था जो कि माइल के साथ एक बार हो चुका है। अब इस टाइमलाइन में माइल के पास वो ड्रैगन हार्ट ऑलरेडी
ऑलरेडी है। साथ ही माइल को सब कुछ याद भी है। इसका मतलब माइल और वो ड्रैगन स्टोन अलग टाइमलाइन से आए हैं, जबकि बाकी सारी चीजें सेम चल रही हैं। अब इस वर्ल्ड में एक और ड्रैगन हार्ट कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब यही है कि सब कुछ जैसा हुआ था वैसा होगा। लेकिन अगर माइल चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकता है। जैसे पिछली बार उस मेज को पार करने में माइल को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो नहीं करना पड़ा। सिल्वी के हिसाब से जो बड़ी चीज पिछली बार हुई थी वो होकर रहेगी, लेकिन माइल के एक्शन ये चीज बदल सकते हैं कि उनकी एंडिंग कैसी होगी। ये सुनकर माइल को थोड़ी खुशी होती है और वो फैसला करता है कि इंसानियत को बचाने के लिए जो कुछ भी हो पाया है वो जरूर करेगा। वैसे माइल के मन में अभी भी कुछ सवाल है। वो सिल्वी से पूछता है कि क्या सच में पिछली बार जो कुछ हुआ उन चीज को चेंज कर सकता हूँ, जिस पर सिल्वी कहती है कि हाँ, तुम्हारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए चांसेस इस बार ज्यादा है। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि इस वर्ल्ड में जो मैजिक पावर होती है वो बर्थ पर ही डिसाइड हो जाती है कि किसके पास कितनी मैजिक पावर होगी। अगर इजी लैंग्वेज में समझाया जाए कि जब भी कोई बच्चा इस वर्ल्ड में जन्म लेता है तब ये चीज डिसाइड हो जाती है कि उसकी मैजिक पावर कितनी बड़े होते होते वो अपने मैजिक को पॉलिश कर सकता है, साथ ही स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन जो मैजिक कैपेसिटी है वो एक एंड पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। कई साल पहले सिल्वोनिया में लोगों ने इसे बदलने की कोशिश की थी। उन लोगों ने सोल फ्यूजन टेक्निक क्रिएट की, जिसमें वो आर्टिफिशियल दो सोल को कंबाइन करते थे किसी की भी सोल पावर डबल करने के लिए। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ था, मतलब कोई ऐसा कर नहीं पाया। इसीलिए उस सोल फ्यूजन को फॉरबिडन मैजिक के नाम से जाना जाने लगा। और माइल के केस में ऐसा नहीं है। माइल जब किसी अलग टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में ट्रांसफर हुआ तो नेचुरली ही दो सोल आपस में कनेक्ट हो गए। ये दोनों सोल माइल की थी, लेकिन दोनों अलग अलग टाइमलाइन की थी, जिनके कनेक्ट होने की वजह से माइल की जो सोल पावर है यानी कि मैजिक कैपेसिटी है वो पिछली बार से डबल हो चुकी। हालांकि सिल्वी के हिसाब से ये चीज सच है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानती। मतलब अगर दो सोल कनेक्ट हो चुकी है और पावर डबल हो चुकी है, इसका मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी जरूर होंगे जो कि अभी तक माइल के सामने नहीं आए। हालांकि वो माइल से कहती है कि अगर माइल को कुछ भी अलग महसूस हो तो वो तुरंत ही सिल्वी को बताए, जिससे सिल्वी माइल की कुछ मदद कर सके। माइल इस चीज के लिए उसे थैंक्स कहता है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि बाकी सभी भी वापस उसी होटल में आ चुके थे जहाँ खाना वगैरह खाकर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वैसे इस बीच हम लाइस को देखते हैं। वो और उर्जा एक ही कमरे में रुके हुए हैं। अभी लाइस कह रही थी कि क्या तुम नहीं सो रही, जिस पर उर्जा कहती है कि वो कुछ देर बाद सोएगी। असल में उर्जा को फुल मून देखना बहुत पसंद है और फुल मून महीने में एक ही बार आता है, इसलिए वो कुछ देर और जागना चाहती थी। हालांकि फुल मून देखते हुए वो ये चीज भूल चुकी थी कि वो यहाँ क्यों है। उसे माइल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था जो सिर्फ फुल मून की रात ही कर सकती थी। वैसे तो वो भूल गई थी, लेकिन एंड टाइम पर उसे याद आ गया। अभी सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी है, इसलिए उसे जल्द से जल्द माइल को ढूंढना होगा। अभी वो होटल से निकलकर तुरंत ही भागती है। वहाँ दूसरी तरफ माइल सिल्वी के साथ जंगल के बीच प्रैक्टिस कर रहा था अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज करने के लिए। ऐसा वो इसलिए कर रहा है जिससे कि अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो सिल्वी को तुरंत ही बता सके। खैर इतने में ही वहाँ पर उर्जा आ गई और माइल से उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगी। माइल को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद नहीं था, वरना वो पहले ही उर्जा को इस बारे में याद दिला देता। अभी माइल को कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इतनी देर से ट्रेनिंग कर रहा है, इस वजह से उसे अब नींद आने लगी थी। वो ऊर्जा से कहता है कि क्या हम ये चीज अगले महीने कर सकते हैं, जिस पर ऊर्जा कहती है कि नहीं। ऊर्जा के हिसाब से माइल बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माइल ने ये सुनकर हाँ कर दी, जिसके बाद ऊर्जा एक मैजिक सर्कल क्रिएट करने लगी जिसके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अभी उस सर्कल को क्रिएट करते वक्त ऊर्जा मन में सोच रही थी कि वो हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, लेकिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। असल में उसने अपने विलेज में कई सारे कपल्स को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हुए देखे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट शादी के दिन क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। तब उर्जा ने सोचा था कि बड़े होकर वो भी उसी तरह के अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, पर उसे नहीं पता था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। खैर सर्कल बन चुका था, लेकिन वो जब माइल की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि माइल तो ऑलरेडी सो चुका है। हालांकि वो माइल को जगह देती है और उस सर्कल में आने को कहती है। माइल भी जैसे तैसे जाकर वहाँ सर्कल के बीच आ जाता है। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए पावर्स को एक्टिवेट किया जाता है तब सिल्वी याद करती है कि उसने माइल की मेमोरीज में ऊर्जा और माइल की वेडिंग वाला सीन भी देखा था, लेकिन तब सिचुएशन अलग थी। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बीच माइल ये चीज प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी इस ऊर्जा का असली नाम किसी भी गलत चीज के लिए यूज नहीं करेगा और साथ ही वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। ऐसा कहते हुए माइल आगे आता है और ऊर्जा को किस करता है। ऊर्जा ने अभी कुछ सेकंड कुछ भी क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो हैरान थी, पर अचानक ही वो माइल को पीछे हटाती है और गुस्से से कहती है कि अभी अभी तुमने क्या किया। माइल कहता है कि तुम क्या भूल गए, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये फाइनल स्टेप तो पूरा ही करना पड़ता है। जिस पर ऊर्जा गुस्से में बताती है कि कपल किस करते हैं और वो भी तब जब उनके
इनके बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट के बीच किस करने की जरूरत नहीं। अभी उर्जा ने माइल की फील्डिंग सेट कर दी थी। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग टाउन छोड़कर निकल चुके थे जंगल के बीच। जब इनकी जर्नी कंटिन्यू होती है तब लाइस नोटिस करती है कि उसके अलावा अभी लोग बहुत थक चुके हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई हो। अभी उर्जा और माइल बताते हैं कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट वजह से नहीं सो पाए थे। उर्जा के पास बताने को कुछ और भी था, लेकिन वो बहुत गुस्से में है, इसलिए वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ सैरन इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि वो टाउन में बड़ी बड़ी चीजें ढूंढने के लिए गया था। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अभी भी उसकी किस्मत चमकी नहीं, जिस वजह से उसे कुछ नहीं मिला। वैसे ही लोग अभी आर्किन की तरफ जा रहे हैं। वो सभी माइल से पूछ रहे थे कि आखिर वो आर्किन की तरफ क्यों जा रहे हैं, पर माइल बस यही जवाब देता है कि ये चीज वो भी नहीं जानता। ऐसा करने के लिए उसे सिल्वी ने कहा था और जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अभी आर्किन पहुंचकर इन लोगों की सबसे पहली मुलाकात प्रिंसेस मोलिना से होती है, जो कि अभी अभी अपने कासल की तरफ जा रही थी। या प्रिंसेस मोलिना को देखकर पता चलता है कि वो अपने किंगडम में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सभी उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और प्रिंसेस होने के बाद भी उसके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। यह माइल प्रिंसेस मोलिना को खुश देखता है और सोचने लगता है कि आज से 2 दिन बाद ये मारी जाएगी। खैर वो एक नेचुरल डेथ है। असल में मोलिना एक दूसरे विलेज की तरफ जाएगी जब उसकी गाड़ी पर हाइड्रा नाम के मॉन्स्टर का हमला होगा और वो वहीं मारी जाएगी। वैसे रात के समय माइल और सिल्वी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ सिल्वी भी ये सारी बातें जानती है। अभी माइल कह रहा था कि हमारा यहाँ होना और मोलिना के साथ 2 दिन बाद होने वाले इंसिडेंट में कोई कॉमन चीज है, जिस पर सिल्वी कहती है कि शायद हाँ। सिल्वी के हिसाब से ये एक्सीडेंट नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद हाइड्रा मॉन्स्टर का हमला ना हो बल्कि किसी ने जानबूझकर मोलिना को मारा हो। माइल कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। असल में जो विलेज है उस विलेज पर हाइड्रा मॉन्स्टर का हमला हो रहा था। विलेज वालों के लोग बहुत परेशान हैं और मोलिना इसलिए अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां उस विलेज की तरफ जा रही थी। अगर वो उनकी मदद के लिए जा रही है तो ये चीज नॉर्मल है कि वो उन मॉन्स्टर के लिए भी प्रिपेयर्ड होगी, लेकिन फिर भी उसके बीच रास्ते में मारा जाना थोड़ा सा शक पैदा करता है। पिछली लाइफ में मतलब पिछली बार जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तब शक प्रिंस पर गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद वो एक असैसिनेशन में शामिल हो सकता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिले और बाद में ये चीज बस एक एक्सीडेंट बनकर रह गई। हालांकि माइल के हिसाब से ये बस इस चीज में इंटरफेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये सब कुछ सच है तो ऐसा कर वो रॉयल फैमिली के बीच अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बना लेगा। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जरूर लेके आएंगे और वो भी जल्दी।